हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुछ न्यूज़ को डिटेल में जानेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी न्यूज़ वगैरह के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रतन टाटा, जो वन ऑफ इंडियाज़ आइकॉनिक बिजनेस लीडर और टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ। इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में विकसित हुआ। इंजीनियरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई फील्ड्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। 1962 में टाटा ग्रुप में असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए थे। 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। 1991 से 2012 तक टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स और ऐसी कई कंपनीज के चेयरमैन भी रहे। इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद 2008 में टाटा नैनो लॉन्च किया। एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर एक फैमिली को भीगते देखा और इसी ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। ये कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। रतन टाटा जो हैं, ये पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने F-16 फाइटर जेट उड़ाया है। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है और इनके विचार हमेशा हम सभी को इंस्पायर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 से 11 अक्टूबर लाओस में रहे, जिसका कैपिटल है वियंटियन। ये 21st एशियन इंडिया और 19th ईस्ट इंडिया समिट है। अब हम समझते हैं कि एशियन क्या है। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसके 10 सदस्य देश हैं: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। पीएम मोदी ने इंडिया एशियन रिलेशंस को मजबूत करने के लिए 10 पॉइंट प्लान की घोषणा की। फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की। सेकेंड, उन्होंने कहा पिछले दशक में इंडिया एशियन ट्रेड डबल होकर $130 अरब से ज़्यादा हो गया है। थर्ड, इंडिया एशियन के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पे बात हुई। फोर्थ, नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स की संख्या को डबल करना। फिफ्थ, भारत में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में एशियन स्टूडेंट्स के लिए अनुदान प्रोवाइड करना। सिक्स्थ, यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल के साथ कई एक्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करने की घोषणा की। सेवेंथ, एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अकॉर्डिंग एशियन इंडिया वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी घोषणा की। एट्थ, यह भी कहा कि इंडिया डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ाने के लिए $5 मिलियन प्रोवाइड कराया जाएगा और हेल्थ रेजिलियंस के निर्माण के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स का एक नया ट्रैक भी शुरू किया जाएगा। नाइन्थ, डिजिटल और साइबर रेजिलियंस को मजबूत करना होगा। 10th, एशियन लीडर्स को क्लाइमेट रेजिलियंस से निपटने के लिए प्लांट ए ट्री फॉर मदर कैंपेन में शामिल होने के लिए भी इनवाइट किया गया। इसके बाद यह भी कहा गया कि इंडिया एशियन की फ्रेंडशिप, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन एट अ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस समय जब कई देश कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स फेस कर रहे हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है वो द हिंदू में देखने को मिली कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। टोटल 127 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें इंडिया 105th रैंक पर है। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये 19th एडिशन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो मेजर करता है कि लोगों को न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो किस लेवल पे मिल रहा है। इसमें जो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो 100 तक जाता है, यानी अगर किसी भी कंट्री का स्कोर 0 है तो वो बेस्ट स्कोर है, मतलब वहाँ कोई हंगर नहीं है। और अगर स्कोर 100 है तो इसका मतलब वो वर्स्ट कंट्री है। तो इसमें इंडिया का स्कोर है 27.3, जिस वजह से इसे सीरियस कंडीशन कहा गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी भी कंट्री को 100 में से 9.8 या 9.9 मिलता है तो वो लोअर कैटेगरी में है, जिसका मतलब है वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही अच्छा है। और अगर 20 से 34 के बीच में है तो वो सीरियस कंडीशन में है। इंडिया में अभी भी हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
और इन सब चीज़ों पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल, जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2011 में गर्ल्स के राइट्स एंड चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 2024 के लिए इसकी थीम रही गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इसके एम की बात करें तो एजुकेशन, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट से गर्ल्स एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्ल्स के एजुकेशन में एंटर करने से हेल्दी फैमिली और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्डअप होता है। इसके सामने आने वाले कुछ चैलेंजेस की बात करें तो वो है जेंडर इनइक्वालिटी, अर्ली एज में मैरिज जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अबाउट 122 मिलियन गर्ल्स को एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आगे भी हम इन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए।